वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ह्यूमन ईयर की हाईली कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। मैं अपना पेस बिल्कुल स्टडी और क्लियर रखूंगा ताकि आप इजीली मेरे साथ फॉलो कर सकें, कॉन्सेप्ट्स को कोर से समझ सकें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। आपके बोर्ड एग्जाम्स और फ्यूचर क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिए ये एक एब्सोल्युटली क्रूशियल टॉपिक है। तो चलिए इस सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन को डीपली समझते हैं। अब इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पर सीधे जंप करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक फंडामेंटल क्वेश्चन पर थोड़ा सोचें। मैकेनिकल एनर्जी आखिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट होती है? मेरा मतलब है, जस्ट इमेजिन कैसे एक फिजिकल साउंड वेव हवा में ट्रैवल करती हुई हमारी बॉडी में एंटर करती है, बोन और फ्लूइड के लैबिरिंथ के थ्रू नेविगेट करती है और फाइनली ब्रेन में एक कॉन्शियस थॉट या इमोशनल रिएक्शन बन जाती है। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग फिजिकल ट्रांजिशन है, राइट? और आज हम बिल्कुल इसी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप मैप करने वाले हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा स्टडी मैप कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। पहले आउटर ईयर और साउंड कलेक्शन, उसके बाद मिडिल ईयर और उसकी एम्प्लीफिकेशन पावर, तीसरा इनर ईयर जहां एक्चुअल साउंड ट्रांसडक्शन होता है, चौथा वेस्टिब्यूलर सिस्टम जो हमारा बैलेंस मेंटेन करता है, और आखिर में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लिनिकल पैथोलॉजीज के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए साउंड की इस जर्नी को बिल्कुल सरफेस से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द आउटर ईयर, जिसका प्राइमरी रोल है साउंड कलेक्शन। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस एनाटॉमी इज कि इसका फिजिकल फंक्शन बिल्कुल क्लियर और इंट्यूटिव है। ईयर के इस लार्ज विजिबल पार्ट को देखिए, द ऑरिकल, या जिसे हम पिन्ना कहते हैं। ये रिच्ड कार्टिलेज और स्किन से बना होता है। और देखिए, ये यूनिक फोल्ड्स यहाँ सिर्फ शेप या एस्थेटिक्स के लिए नहीं है, ये लिटरली एक रेडार डिश की तरह काम करते हैं जो एनवायरनमेंट से साउंड वेव्स को गैदर करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर फनल करते हैं। इसके अलावा पिन्ना हमारे ब्रेन को एक्यूरेटली साउंड लोकलाइज करने में भी बहुत हेल्प करता है। थोड़ा अंदर की तरफ मूव करें तो ये फनल साउंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में एंटर करती है। ये ट्यूब लगभग 2.5 सेंटीमीटर्स लंबी होती है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक पैसिव पाइप नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक नेचुरल रेजोनेटर की तरह एक्ट करती है जो स्पेसिफिकली 2000 से लेकर 5000 हर्ट्ज की साउंड फ्रीक्वेंसीज को एम्प्लीफाई करती है। अब आप सोचेंगे कि ये स्पेसिफिक रेंज इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ह्यूमन स्पीच कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये रेंज एब्सोल्युटली वाइटल है। साथ ही इस कनाल की वॉल्स में सेरुमिनस ग्लैंड्स होते हैं जो सेरुमिन यानी ईयरवैक्स प्रोड्यूस करते हैं। ये वैक्स एक प्रोटेक्टिव एंटी माइक्रोबियल लेयर की तरह काम करता है जो डस्ट को ट्रैप करता है और कनाल को हेल्दी रखता है। साउंड वेव के ऑडिटरी कैनाल से आगे बढ़ने के बाद हम एंटर करते हैं अपने सेकंड मेजर जोन में, सेक्शन 2, द मिडल ईयर। ये एयर फिल्ड कैविटी हमारा क्रिटिकल एम्प्लीफिकेशन जोन है। इस डिटेल्ड मीडियल व्यू में अगर आप ध्यान दें तो आपको एक थिन बाउंड्री लाइन दिखे भी, द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। ये एक थिन कोन शेप्ड मेम्ब्रेन है जो साउंड वेव्स के स्ट्राइक करते ही वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। और इसके ठीक पीछे इस मिडिल ईयर कैविटी में सस्पेंडेड है ह्यूमन बॉडी की 3 सबसे छोटी हड्डियां, द ऑडिटरी ऑसिकल्स, मैलियस या हैनर, इनकस या एनविल और स्टेपीज या स्टिरअप। ये तीनों एक चेन में फिजिकली कनेक्टेड होते हैं जो इफेक्टिवली एक हाईली एफिशिएंट मैकेनिकल लीवर सिस्टम बनाते हैं। आपके नोट्स के लिए चलिए इस सीक्वेंशियल पाथवे को एक बार स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं। पहले साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करती हैं, उसके बाद एयर ड्रम वाइब्रेट करता है, फिर ये इंटरकनेक्टेड ऑसिकल्स उन वाइब्रेशंस को मैकेनिकली एम्प्लीफाई करते हैं, और फाइनली स्टेपीज का फुटप्लेट एग्जैक्ट ओवल विंडो को पुश करता है, जिससे वो एम्प्लीफाइड फोर्स इनर ईयर के फ्लूइड में सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाती है। अब यहाँ एक हाई यील्ड एग्जाम कॉन्सेप्ट आता है जिसे आपको ध्यान से समझना चाहिए, इम्पीडेंस मैचिंग। देखिए, इनर ईयर फ्लूइड से भरा होता है जो मिडिल ईयर की हवा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डेंस है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर हवा से आने वाली साउंड वेव्स डायरेक्ट फ्लूइड से टकराएंगी तो मोस्टली एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मिडिल ईयर इस प्रॉब्लम को एक रियल गेम चेंजर की तरह सॉल्व करता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लार्ज सरफेस एरिया से फोर्स गैदर करके वो उसे स्टेप्स की टाइनी फुटप्रिंट के थ्रू ओवल विंडो पर कॉन्सेंट्रेट करता है। ये जो लार्ज एरियल रेशो है, ये प्रेशर को ड्रास्टिकली बढ़ा देता है और साउंड विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस इनर ईयर में चली जाती है। चलिए अब हम टेम्पोरल बोन के और डीपर पार्ट्स में चलते हैं। सेक्शन 3, द इनर ईयर। ये वो मैजिकल जगह है जहां मैकेनिकल एनर्जी फाइनली न्यूरोलॉजी में ट्रांसफॉर्म होती है। नाउ माइक्रोस्कोपिक सेल्स पर जाने से पहले
आपको इन फ्लूइड्स के बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए। ये एक क्लासिक हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम क्वेश्चन है। इनर ईयर लैबिरिंथ में 2 डिस्टिंक्ट टाइटली रेगुलेटेड फ्लूइड सिस्टम्स होते हैं। एक है पेरिलिम्फ, जिसमें सोडियम यानी Na+ आयन्स हाई होते हैं और ये स्कैला वेस्टिब्यूली और स्कैला टिम्पैनी में मिलता है। वहीं दूसरी तरफ है एंडोलिम्फ, जिसमें पोटेशियम यानी K+ आयन्स हाई होते हैं और ये स्कैला मीडिया में आइसोलेटेड होता है। आयन कंसंट्रेशन का ये स्टार्क डिफरेंस एक्चुअली एक बायोलॉजिकल बैटरी क्रिएट करता है जो हमारी सेंस ऑफ हियरिंग के लिए कंप्लीटली एसेंशियल है। लेट्स मूव इन क्लोजर एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप माइक्रो एनाटॉमिकली। यहाँ हमारे पास स्नेल शीप्ड कॉक्लिया का एक क्रॉस सेक्शन है। ध्यान से देखिए, ऑर्गन ऑफ कोर्टिको जो नीचे बैसिलर मेम्ब्रेन पर रेस्ट कर रहा है। ये बेसिकली हियरिंग का डिफिनिटिव सेंसरी ऑर्गन है। इन हाईली स्पेशलाइज्ड हेयर सेल्स को नोटिस कीजिए। इनके ऊपर माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइट प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम स्टीरियोसिलिया कहते हैं, और ये ऊपर एक रिजिड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे ऑडियोलॉजी की सबसे क्रिटिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर लाता है, मैकेनो इलेक्ट्रिकल ट्रांसडक्शन। जब स्टेप्स ओवल विंडो को पुश करता है तो कॉक्लिया के थ्रू एक फ्लूइड वेव ट्रैवल करती है। इस वेव की वजह से बैसिलर मेम्ब्रेन ऊपर नीचे शिफ्ट होती है। इस अपवर्ड मूवमेंट के कारण वो टाइनी स्टीरियोसिलिया फिजिकली बेंड होते हैं और अपने ठीक ऊपर वाली रिजिड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से रब होते हैं। और आपको पता है, ये माइक्रोस्कोपिक फिजिकल बेंडिंग ही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां आपकी मैकेनिकल वाइब्रेशंस नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट होना शुरू होती हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट सेलुलर सीक्वेंस। पहले बेसिलर मेम्ब्रेन शिफ्ट होती है, दूसरा स्टीरियोसिलिया बेंड होते हैं, तीसरा, और ये स्टेप एब्सोल्युटली वाइटल है क्योंकि वो स्टीरियोसिलिया हाई पोटेशियम एंडोलिम्फ में बेस्ड हैं। बेंडिंग की वजह से उनके मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सेल के अंदर एक मैसिव पोटेशियम इनफ्लक्स होता है। ये इनफ्लक्स सेल मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करता है, लीडिंग टू स्टेप 4 सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट का रिलीज होना। ये केमिकल सिग्नल कॉक्लियर नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है और ब्रेन की तरफ एक एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाता है। ट्रांसडक्शन इज नाउ कंप्लीट। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कान सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए तो नहीं होते। चलिए ऑडिटरी पाथवे से अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं। सेक्शन 4, द वेस्टिब्युलर सिस्टम। हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम और स्पेशल ओरिएंटेशन मेंटेन करने में इसका वाइटल रोल होता है। वेस्टिबुलर ऑपरेटस के अंदर हम 2 प्राइमरी सेंसर सिस्टम्स को क्लियरली कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। पहले हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये 3 फ्लूइड फिल लूप्स होते हैं जो स्पेसिफिकली डायनामिक और रोटेशनल एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप रोड क्रॉस करते वक्त ट्रैफिक चेक करने के लिए अपना सर घुमाते हैं। दूसरा, हमारे पास है ओटोलिथ ऑर्गन्स, स्पेसिफिकली यूट्रिकल और सैक्यूल। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम और लिनियर एक्सेलरेशन को हैंडल करते हैं, जैसे एक एलिवेटर में ऊपर या नीचे जाने की फीलिंग। ये ओटोलिथ ऑर्गन्स कैल्शियम कार्बोनेट के हेवी क्रिस्टल्स यूज करते हैं जिन्हें ओटोकोनिया कहते हैं। ग्रेविटी इन क्रिस्टल्स को पुल करती है जिससे उनके नीचे की जेल लेयर शिफ्ट होती है, हेयर सेल्स बेंड होते हैं और हमारा ब्रेन हेड पोजीशन को इंस्टेंटली ट्रैक कर लेता है। अब बिना क्लिनिकल एप्लीकेशन के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना सिर्फ एक ब्लाइंड मेमोराइजेशन रह जाता है ना? तो चलिए इन नॉर्मल पाथवेज को क्लिनिकल रेल में कनेक्ट करते हैं। सेक्शन 5, क्लिनिकल पैथोलॉजीज एंड कंडीशंस। ये पार्ट एक्चुअली हाईलाइट करेगा कि इन स्ट्रक्चर्स को मास्टर करना आपके फ्यूचर पेशेंट्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे स्पेसिफिक एनाटॉमिकल डिसरप्शंस सिवियर पेशेंट डिस्ट्रेस कॉज करते हैं। जैसे ओटाइटिस मीडिया एक कॉमन इन्फेक्शन है जो ठीक उसी मिडिल ईयर कैविटी में ट्रैप हो जाता है जिसे हमने अभी स्टडी किया। यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन तब होता है जब वो ट्यूब एयर प्रेशर को इक्वलाइज नहीं कर पाती, जिससे पेशेंट को लगता है उनके कान बंद हैं। ओटोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां एबनॉर्मल बोन रीमॉडलिंग ऑसिकल्स को फिजिकली हार्ड और फिक्स कर देती है, जिससे मिडिल ईयर की मैकेनिकल एम्प्लीफिकेशन चेन पूरी तरह रुक जाती है। और मेनियर्स डिजीज उस डेलिकेट इनर ईयर फ्लूइड बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, जिससे वेस्टिबुलर साइड से वर्टिगो आता है और कॉक्लियर साइड से हियरिंग लॉस। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो चलिए आज के सेशन को रैप अप करते हैं। हमने पिना के आउटर स्ट्रक्चर्स से लेकर क्रेनियल नर्व एड के माइक्रोस्कोपिक फायरिंग तक एक पूरा एनाटॉमिकल और सेल्युलर जर्नी ट्रेस कर लिया है। हवा की आवाज अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन गई है, बट ऑनेस्टली जर्नी अभी सच में खत्म नहीं हुई है। सोचिए इस बारे में, ब्रेन के टेम्पोरल लोब में प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स इन रॉ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कैसे डिकोड करता है, कैसे वो एक सिग्नल को डिस्टिंक्ट लैंग्वेज या किसी फेवरेट गाने की मेलोडी या एक डीप इमोशनल मेमोरी में इंटरप्रेट कर लेता है। ये ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर का एक बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चन है।
मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन दी है और अब आप अपने फ्यूचर न्यूरो एनाटॉमी मॉड्यूल्स में इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कीप स्टडिंग विद फोकस और मैं आपसे मिलूंगी अगली बार।